नमस्कार किसान भाइयों, मैं विनोद कुमार सचान। आज मेरे साथ ये विजय जी हैं, अकोला से आए हैं, महाराष्ट्र से। हाँ। और ढेर सारे इनके पास प्रश्न हैं खेती को लेकर के। तो ये ऐसा एपिसोड इसलिए मैं बनाता हूँ, एक इत्तेफाकन है कि अकोला से चल कर के यहाँ आए, यानी कितने जिज्ञासु हैं आप समझ सकते हैं। और इनका संकल्प है कि मैं अपने अकोला में जा कर के कुछ लोगों को ऑर्गेनिक नेचुरल वेजिटेबल प्रोवाइड कराऊं, क्योंकि अभी जो लोग वेजिटेबल खा रहे हैं उसमें जहर बहुत ज़्यादा है। तो पीड़ा है, इनकी इच्छा है। अब कितने लोगों को प्रोवाइड करा पाएंगे 10 एकड़ से, ये इनका देखना है। लेकिन अगर इस प्रकार की सोच देश में करोड़ों लोगों की बन जाए तो शायद मेरी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बन जाए। क्योंकि आज केमिकल खा करके जो जनरेशन है हमारी करंट की आने वाली जनरेशन, उसका भविष्य तो अच्छा नहीं है। तो चलिए, आपके प्रश्न होंगे किसानों की तरफ से, मैं उसका उत्तर दूंगा। बताइए। नमस्कार सर। मैं विजय गणवीर अकोला से। मैं अकोला से झांसी सचान सर को मिलने के लिए आया हूँ आज। और मेरे कुछ सर से सवाल है खेती के लिए। तो सर, सबसे पहला सवाल यह है सर, जो खेती के अंदर ये रासायनिक यंत्र और कृषि यंत्र और रासायनिक जो फवारे मार रहे हैं, ये इनका पहले प्री प्लानिंग है क्या? इन्होंने अपने क्या, ये इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? कैसा बताओगे? देखिए किसान भाइयों, मैं अक्सर आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि आज जो खेती में मैं कर रहा हूँ वो पूरा का पूरा एक प्रायोजित एजेंडा है। देश की आज़ादी के बाद देश में खाद्यान्न की कमी थी, और खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए जो मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन में किया वो कतई उचित नहीं था। लेकिन चलिए, 1960 में मैंने रासायनिक उर्वरकों का, मैकेनाइजेशन का, सिंचाई साधनों का विस्तार, उन्नतशील बीज, हाइब्रिड, ये सब शुरू किया। जब 1990 में हमको इसके परिणाम बहुत बुरे निकले तो हमें बंद कर देना चाहिए था। लेकिन इस सिस्टम में जो आपका प्रश्न है कि कृषि यंत्र बेचने वाले, पेस्टिसाइड बेचने वाले, बनाने वाले, फर्टिलाइज़र बनाने वाले, फर्टिलाइज़र बेचने वाले, जिन्होंने बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये कारोबार बंद हो। इसलिए प्रारंभ में हो सकता है कि अज्ञानता का विषय रहा हो, लेकिन अब ये जानबूझ करके गलती की जा रही है। अब ये विषय प्रायोजित है। तो किसान भाइयों को मैं अक्सर समझाता हूं कि इस विषय को छोड़ देना है। 17वीं शताब्दी में जब पूरे विश्व में कहीं कोई एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई साइंटिस्ट नहीं था, तब भारत सोने की चिड़िया था, पुरोहित राष्ट्र था। तो आपका जो सवाल है कि ये मजबूरी है कि प्रायोजित है, तो मैं बिल्कुल क्लियर कट कहता हूँ, एक प्रायोजित एजेंडा है कि किसान को कैसे लूटा जाए। ठीक है सर। मेरा दूसरा सवाल ऐसा है सर कि मैं टाटा मोटर का एक एम्प्लॉय हूँ। और मैं कंपनी के अंदर, मेरा जो काम था वो लोहे से झगड़ना मेरा काम था। खेती से मेरा कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो बीमारियां फैल रही है उसके, इसलिए मैंने खेती करने के लिए सोचा था उस टाइम। लेकिन आज एक मुसीबत ऐसी पैदा हो गई सर कि ये देश के अंदर जो भी कंपनी है, वो कौन सी कंपनी घाटे में नहीं है। और अगर वो घाटे में गई तो सरकार उसको हेल्प करती है, लोन वगैरह उसका अनुदान माफ करती है, जो भी कहे। लेकिन किसान जो अनाज और सब्जी और गेहूं जो अनाज पैदा करता है, सब्जी, फल और अनाज, जब वो मार्केट में आता है तो उसका उसको दाम नहीं मिलता। इसके बारे में आपका क्या जवाब है सर? देखिए, देश के किसान भाइयों, इनका प्रश्न बहुत अच्छा, और इस प्रश्न से, इस समस्या से आप प्रतिदिन रूबरू होते हैं। आप अपना फल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, कुछ भी उपज हो, आप जब मंडी बेचने जाते हैं तो वहाँ बोली बोली जाती है। और हाल ये है कि टेलीविज़न पर जब कोई चीज़ सस्ती होती किसान की तो चर्चा नहीं होती, लेकिन जब किसी फसल की उपज डाउन हो जाती है प्रकृति की वजह से,
और टमाटर 100 रुपया किलो बिकता है, तो ये टेलीविज़न में कहा जाता है कि गृहिणियों के किचन का बजट गड़बड़ा रहा। देश का किसान का टमाटर जब 2 रुपया किलो बिकता है तो किसी को पीड़ा नहीं होती है कि देश का किसान बेचारा जो है इतनी लागत लगा चुका है, 2 रुपया किलो में उसको कुछ फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो आत्महत्या का सोचने लगा है। तो मैंने जो पहले बोला, और मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, आपका दोहन किया जा रहा है, आपको कैसे लूट लिया जाए। और मैं ऐसे उदाहरण देता हूँ कि आलू का चिप्स जो 20 रुपए का मिलता है, आलू चाहे 1 रुपया किलो क्यों ना बिके, लेकिन वो चिप्स का पैकेट 20 रुपये का ही रहेगा। टोमेटो सॉस की बाटल जो 190 रुपये की मिलती है, टमाटर 2 रुपया किलो क्यों ना बिके, लेकिन उस बाटल का रेट नहीं गिरता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक अर्थशास्त्र का नियम है मांग और पूर्ति का। एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री ऐसा है जिसको ये पता नहीं है कि बाजार में हमको कौन सी वस्तु कितना ले जानी है। असंगठित क्षेत्र है। इस बार केला जो है 2 रुपया किलो बिका। इस साल प्याज जो है 1 रुपया किलो बिक रही है एमपी में। पिछले साल टमाटर जो है 1 रुपया किलो बिका। और पिछले साल इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर के इलाके में जो फूल गोभी, पत्ता गोभी होती है, वो लोगों ने खेत में जोत दिया। तो जब हम कच्चा माल बाजार में अधिक ले जाएंगे डिमांड से ज़्यादा, तो यही होगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि खेती का मतलब मोनोकल्चर नहीं है कि एक किसान सोचता है कि मैं प्याज बोऊंगा तो करोड़पति बन जाऊंगा। ना कोई बना है, ना कोई बन पाएगा। इसलिए खेती का नियम है 100 फसली खेती करना। फसलें ऐसी बोना जिससे परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाए, जो बच जाए वो बाजार ले जाना। अगर आप लालच में फंसते हो तो वहीं धोखा खाते हो। तो किसान की जितनी भी चीज़ें सस्ती बिक रही हैं उसका रीज़न कई हैं। एक तो ये है कि बाजार में मैंने प्रोडक्शन ला करके ज़्यादा पटक दिया। दूसरा, अगर ज़्यादा ना भी होता है तो ग्लोबलाइजेशन है, लोग बाहर से खरीद लाएंगे, तो किसान अल्टीमेटली ख़त्म हो रहा है। तो उसका उपाय सिर्फ ये है कि मोनोकल्चर बंद करके अपने परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से खेती की जाए और खेती में लागत कम से कम लगाई जाए। और आपने अभी बताया सर कि किसान प्याज लगाता है, प्याज का उसका दाम मिलेगा, लेकिन जब प्याज महंगा होता है सर, तो सरकार का, गवर्नमेंट के सर्वेंट जितने भी है, उनका डीए बढ़ता है, तो उनको तो पैसा ज़्यादा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये देश तो कृषि प्रधान देश है। जब किसान की फसल का उसको दाम नहीं मिलता, तो सरकार के पास ऐसा कोई प्रोग्राम है क्या किसान के लिए कि भाई उसका उसका तो अगर नुकसान हो गया या नैसर्गिक हो या मार्केट में उसका रेट गिरे, तो उसको कोई ऐसा फिक्स रेट गवर्नमेंट ठहराती क्या? नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो ये नहीं हो रुक सकता। जाइए। तो मैं किसान भाइयों आपसे अक्सर बोलता हूँ कि जब मैं अपेक्षा करता हूँ कि क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती, तो पहला क्वेश्चन आपसे है कि आप कायदे से क्यों नहीं खेती नहीं कर सकते। मैंने बोला आप कुछ भी बोए, पहले तो परिवार की ज़रूरतों के अनुसार बोना है। प्लानिंग क्या, मुझे रोटी चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, अनाज चाहिए, फल चाहिए, तो उस हिसाब से खेती करिए। आपको कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, फसलों में फर्टिलाइजर न डालना पड़े, पेस्टिसाइड न डालना पड़े, उसकी बात सोचिए। हम तो गलती कर रहे हैं, लेकिन मेरी अपेक्षा है कि सरकार मेरी गलतियों पर पर्दा डाले। यानी मैंने प्याज का एरिया जो है 4 गुना ज़्यादा कर दिया डिमांड से। अब मैं सरकार से सोचता हूँ कि सरकार इसका कंपनसेशन दे दे। देखो, ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन ये व्यवहारिक बिल्कुल नहीं है, हो नहीं पाएगा। इसलिए जो काम हमको करना चाहिए वो हम बस केवल करें, जो चीज़ अपने बस में। दूसरे को क्या करना है वो करेगा नहीं करेगा, वहाँ तो जान ही नहीं है, क्योंकि ये तो फिर बहस का मुद्दा है, लंबा मुद्दा है। ठीक है ना। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ऐसा है सर, खेती का ऑब्जेक्ट क्या है सर? धन कमाना या जीवन जीना? मूल रूप से खेती जो है, खेती सनातन का विषय, खेती धर्म का विषय है, खेती भगवान की पूजा का विषय है, खेती जीवन का विषय है।
जैसे मैं खेती करता हूँ, खेती में क्या करता हूँ, दुग्ध उत्पादन करता हूँ, फल उगाता हूँ, सब्जियाँ उगाता हूँ, अनाज उगाता हूँ। किस लिए? क्योंकि मुझे 2 वक्त की खूबसूरत रोटी मिले, ऐसी रोटी जिसमें टेस्ट वैल्यू बहुत हो, पौष्टिकता बहुत हो, यानी जिसको खाने के बाद मुझे संतृप्ति मिले, मैं संतुष्ट हो जाऊं। लेकिन आज जब हम खेती करते हैं तो धन कमाने के लिए करते हैं। बुजुर्ग लोग कह गए हैं लालच बुरी बला। मैंने जैसे उदाहरण दिया अभी 17वीं शताब्दी का, तो 17वीं शताब्दी में तो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हर घर में सोने चांदी के भंडार थे। लेकिन लालच नहीं था ना, वो समझ के साथ खेती करते थे, लागत बिल्कुल नहीं थी। तो हमें खेती का जो ऑब्जेक्ट है वो है सुख और शांति। और सुख की परिभाषा कही गई, पहला सुख निरोगी काया। आप पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डाल के खेती करेंगे तो पहला सुख आप तो रोगी हो गए, तो आप सुख से दूर हो गए। और जो आदमी का शरीर बीमार है, वो सुख शांति उसको कैसे मिल सकती है? तो खेती का ऑब्जेक्ट है हंसता मुस्कुराता जीवन, हंसती मुस्कुराती दुनिया, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल ऐसा है, फसलों में कीटक और बीमारों की जो समस्या आती है, फंगीसाइड और इन साइड डालने से वो जाती है क्या? फंगीसाइड और पेस्टिसाइड जो डालते हैं उससे वो जाती है क्या सर? देखो सुनो, एक ऐसा भ्रम है कि हम आज तक पिछले 40 सालों से, देश का किसान पिछले 40-50 सालों से अपने फसलों में आने वाली बीमारियों के लिए फंजीसाइड डाल रहा है। जो फसलों में इंसेक्ट लगते हैं उनके लिए इंसेक्टिसाइड डाल रहा है। और नतीजा क्या हुआ? जिन चीज़ों को किसान नष्ट करना चाहता था वो नष्ट नहीं हुए। फसलों में लगने वाली कोई बीमारी ख़त्म नहीं हुई, फसलों में लगने वाला कोई कीड़ा नहीं ख़त्म हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी धरती की फर्टिलिटी कमज़ोर हो गई, धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई। हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डला हुआ भोजन खा करके अस्पताल में चले गए, लोगों को शुगर हो गया, बीपी के मरीज हो गए, कैंसर हो गए। तो मित्र, सीधी सीधी बात कि ना रसायनों की ज़रूरत कभी थी और ना रसायनों की ज़रूरत आज है। नेचर के पास इतनी सामर्थ्य है कि अगर किसान अपने समझ के साथ खेती करे तो ना कोई बीमारी लगनी है, ना कोई कीड़ा लगना। जैसे किसी इंसान को कैंसर हो जाए और फिर वो सोचे कि मैं कैंसर का इलाज कराऊं, मैं कहता हूं यहाँ से सोचना शुरू करें कि मुझे कैंसर हो ही ना। तो कैंसर ना हो ये अच्छा है कि कैंसर का इलाज कराएंगे ये अच्छा है। तो हमारी फसलों में कोई बीमारी ना लगे, कोई कीड़ा ना लगे, वो रास्ता अपनाना। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ऐसा है सर, ये रासायनिक खेती से हमारा भविष्य क्या है सर? रासायनिक खेती से तो भविष्य दुनिया देख रही है ना, क्या भविष्य? भविष्य तो बचा ही नहीं किसी का, न वर्तमान बचा। वर्तमान में हम सब लोग बीमार हैं। अब भविष्य मेरी संतानें हैं जो इसी ज़मीन में खेती ही नहीं कर पाएंगी। कई इलाकों में तो ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा क्योंकि भूगर्भ जल का दोहन इतना ज़्यादा हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के खतरे मंडरा रहे हैं। तो भविष्य तो बहुत खराब है। और मैं देश के 140 करोड़ लोग और 14 करोड़ किसान, सारे लोग हंसें मुस्कुराएं, आनंद से रहें, इसका रास्ता है खेती की समझ। अच्छा सर, और मेरा एक सवाल है, आपने ये जो जीवामृत बनाया और आप दावा कर रहे कि इससे अगर खेती करोगे तो फायदे में रहोगे, खर्चा कम आएगा, तो इसके बारे में बहुत ही चर्चा मैंने यूट्यूब पर देखी है और यूट्यूब से मैं अकोला से चलकर आज झांसी आया। तो इसके बारे में आप जरा खोलकर जरा बताओ सब फार्मर के। अच्छा, देखिए किसान भाइयों, मैं तो आज के करीब 17 साल पहले ये ज्ञान मुझको परमात्मा ने दिया था, ईश्वरी कृपा थी कि ये ज्ञान मुझको मिला। और मिला कैसे?
रहीमन बिरवा खेत में सींचे थे कुम्हलाए, और रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। मैं जंगल में जाने का, जंगलों को घूमने का मुझे शौक था। मैंने एक चीज़ देखी कि किसान के खेत में जो फसल बोता है वो मुरझा जाती है, बीमारी लग जाती है, कीड़ा लग जाता है, बढ़ती नहीं है। लेकिन जंगल में नाना प्रकार की वनस्पतियों में ना बढ़ने की प्रॉब्लम है, ना फल ड्रॉप करने की प्रॉब्लम है, ना बीमारी की प्रॉब्लम है, ना इंसेक्ट की प्रॉब्लम। तो मुझे ऐसा लगा कि जंगलों में कुछ ना कुछ तो ऐसा है। तो जंगलों में क्या ऐसा था, तो मेरे दिमाग में आया कि किसान जहाँ खेती करता है वहाँ बहुत ढेर सारा फर्टिलाइज़र डालता है, ढेर सारा पेस्टिसाइड डालता है। और मैंने सुना था 19-17 साल पहले कि केंचुआ मर गया। तो मेरे दिमाग में आया केंचुआ क्यों मर गया। तो फिर याद आया कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ने किसानों को भ्रमित किया कि दीमक दुश्मन है। देखना, बहुत मार्मिक विषय बता रहा हूं किसान भाइयों। दीमक न कभी दुश्मन थी, न दुश्मन है, न कभी दुश्मन होगी। क्योंकि दीमक अगर किसी वनस्पति की दुश्मन होती तो आज देश में कोई जंगल ना बचता। तो मैंने जंगलों में क्या देखा कि जहां दीमक का घर है, करोड़ों की संख्या में दीमक है, उस दीमक के घर के बगल में छोटी छोटी वनस्पतियां खड़ी हैं। लेकिन दीमक जब किसी पौधे की टहनी टूट करके गिर जाती है सूखी हुई, तो उसको खाती है, हरी वनस्पति को नहीं खाती। तो मुझे ये पता चला कि ये जो दीमक को दुश्मन बताया गया, एक प्रायोजित एजेंडा था कि दीमक को दुश्मन बताओ, फिर दीमक को मारने की दवा खेत में डलवाओ, तो केंचुआ मरेगा और जमीन में रहने वाले नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव मरेंगे। जब किसान की जमीन मृत हो जाएगी, जमीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, तो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी प्रभावित होंगी। और फिर किसान पागलों की तरह बाजार में घूमेगा कि साहब मेरी फसल बढ़ नहीं रही, मेरी फसल में रोग लग गया, मेरी फसल में कीड़ा लग गया। और फिर ये इंडस्ट्री वाले, ये बेचने वाले, बनाने वाले, इनका धंधा चलेगा। तो आपका जो प्रश्न है कि किसान इस बात को समझे क्या कि हम बिना फर्टिलाइजर, बिना पेस्टिसाइड, बिना जुताई, बिना सिंचाई के खेती कर सकते जैसे जंगलों में हो रही है। लेकिन उसके लिए हमको जमीन को, धरती माता को अच्छा बनाना है। आपने कहा कि ये जीवामृत का क्या है, इसके बारे में पूरा बताइए। ये जीवामृत मैं जंगलों से, देश के 47 जंगलों से, बहुत रिच फॉरेस्ट एरिया से मिट्टी ला करके उनका संवर्धन किया। तो जमीन में रहने वाले जितने भी प्रकार के माइक्रोब्स हैं, जैसे आज की तारीख में देश की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कंसोर्सिया बेच रही हैं, नाइट्रोजन घोलक, जिंक घोलक, पोटास घोलक, फास्फेट घोलक, ठीक है ना। ऐसे 18-20 प्रकार के बायो फर्टिलाइजर बिक रहे हैं। ये 18-20 नहीं है, ये 18-20 हजार प्रकार के हो सकते हैं। वो कहाँ मिलेंगे? जंगल में। तो एक बिग कंसोर्सिया जंगल की मिट्टी का बैक्टीरिया सेग्रीगेट करके इसका मैंने ये कल्चर बनाया है, जो आप लेने आए हो। मेरा दावा है मित्र कि ये बैक्टीरिया अगर ज़मीन में आप, क्योंकि अभी आप मार तो चुके हैं, पेस्टिसाइड डाल के मर गए हैं, तो ये जीवामृत जंगल की मिट्टी से ला करके बनाइए या मुझसे ले जा करके बनाइए। ये 20 लीटर जीवामृत जब हम 1 एकड़ ज़मीन में डाल देते हैं नमी की दशा में, तो क्या करता है, इसके कई फंक्शन हैं। क्योंकि इसके जाते ही ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ठीक हो गई। जहाँ लाखों प्रकार का माइक्रोब ज़मीन में हो जाता है, तो कितने प्रकार की क्रियाएं करता है कि ज़मीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक हो जाती। और बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जब ठीक होती हैं, तो फसलों के लिए जीवांश, वनस्पतियों का जो फूड मटेरियल एक्चुअल जीवांश है। ये जो कहा जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, कॉपर, ये बिल्कुल बकवास है। फसलों का भोजन जीवांश है। और जब हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास नहीं जानते थे, तब फसलों को भोजन कहाँ से मिलता था? तो ये प्रकृति की व्यवस्था थी।
तो जैसे ये बैक्टीरिया खेत में जाते हैं तो ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को ठीक कर देते हैं, फिर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज अपने आप ठीक होने लगती। लेकिन बात एक ही है सर कि ये बैक्टीरिया अभी मैं जब इस ड्रम में पालता हूँ तो इनको चीनी खिलाता हूँ, जब इसको मैं ज़मीन में फेंक दूंगा तो क्या खाएगा? तो इनका बेसिक भोजन होता है कार्बन। अब जैसे देश का किसान जब मिट्टी की जांच कराता है तो उसके खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा मिलती है 0.3, होनी चाहिए 1% से ज़्यादा। तो मैं कहता हूँ जीवामृत के साथ साथ ज़मीन में कार्बन की मात्रा को बढ़ाना है, यानी गोबर की खाद, मुर्गी की बीट, फसलों के अवशेष, खरपतवार, पशुओं का मलमूत्र, जो भी बायो पदार्थ है वो खेत में जितना ज़्यादा डाल सकते हो डालो, क्योंकि लक्ष्य एक है, लक्ष्य है कि धरती माता को कैसे मैं समृद्धशाली बना दूं। धरती माता जैसे ही समृद्धशाली होती है, ना फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, ना कोई बीमारी लगती है, ना कोई कीड़ा लगता है, और ना ज़्यादा जुताइयों की ज़रूरत होती है और ना ज़्यादा सिंचाइयों की ज़रूरत होती है। तो जब किसान की ज़मीन अच्छी हो जाती है तो क्या होता है, उसको जो आज बाजार से नाना प्रकार की चीज़ें ला के डालना, उसको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पैदावार घटेगी नहीं, पैदावार बढ़ेगी। कार्बन डालने से, जीवामृत डालने से पैदावार बढ़ेगी, लागत घटेगी और पैदावार की जो उपज है उसका टेस्ट वैल्यू बढ़ेगा, उसकी पौष्टिकता बढ़ेगी और कोई बीमार नहीं होगा। लेकिन आज चिकित्सा विज्ञान, एग्रीकल्चर के एग्रीप्रेन्योर सब चाहते हैं कि इस बात को देश का किसान ना समझे। मैं अकेला चिल्लाता हूं, मिट्टी को उर्वर बनाने की बात सोशल मीडिया में कोई नहीं कहता, क्योंकि सबके एजेंडे हैं, सब कहीं ना कहीं से किसी न किसी इंडस्ट्री से के साथ टाई अप है। इसलिए मैं खुल के बोलता हूं किसान भाइयों कि अगर आप अपने घर में मुस्कान लाना चाहते हो, अपने चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हो, कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हो, आपके घर में कोई बीमार ही ना हो, तो एक ही ऑब्जेक्ट है, धरती माता को कैसे मजबूत बनाएंगे, उसमें ये जीवामृत बहुत जरूरी है। हमसे ले जाएं या आप अपने 100-250 किलोमीटर के दूरस्थ इलाकों में कहीं फॉरेस्ट एरिया हो, वहाँ जाएं, जंगल में विचरण करें और देखें किस पौधे के नीचे ढेर सारा बायोमास यानी फल, तने, सड़े गले इकट्ठे हैं। उसको हटाइए, उसके नीचे जब मिट्टी निकालेंगे तो उसमें नमी भी होगी और उसमें असंख्य प्रकार के बेनिफिशियल माइक्रोब्स भी होंगे। 10 किलो 15 किलो मिट्टी ला के एक ड्रम में डालना है, 200 लीटर पानी भरना है, 28 किलो गुड़ या 28 किलो चीनी डालना है। जिस किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन है उसको 200 लीटर बनाना है, जिस किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन है उसको 100 लीटर बनाना है, जिस किसान के पास 2-2.5 एकड़ ज़मीन उसको सिर्फ 50 लीटर बनाना है। अब जिसको 50 लीटर बनाना है 50 लीटर पानी डालेगा, 7 किलो चीनी का गुड़ डालेगा। 100 लीटर बनाना है 100 लीटर पानी भरेगा, 14 किलो चीनी का गुड़ डालेगा। जिसको 200 लीटर बनाना है तो वो 200 लीटर पानी भरेगा और 28 किलो चीनी का गुड़ डालेगा। डेली डंडे से एक बार हिलाएगा और बाद में इसका कलर कुछ ऐसा हो जाएगा और इससे सड़े हुए दही या सड़े हुए मट्ठे की तरह गंध आएगी। जब गंध आएगी तो समझ लीजिए आपका तैयार हो गया। इसको ज़मीन में इनॉकुलेट करना है। 2 विधियां हैं मुख्य रूप से। अगर पलेवा करते हैं खेत की तो भरे हुए पानी में 20 लीटर 40 जगह फेंक दीजिए। अगर खेत में नमी है, पानी नहीं भरना, तो 20 लीटर इससे निकालिए, 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाइए, बिखेरिए और पीछे से जुताई कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कितना लाभ मिलेगा। डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर कुछ नहीं डालना पड़ेगा, सिर्फ यूरिया डालनी पड़ेगी। प्रोडक्शन नहीं गिरेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। और सब्जी और फल के किसान जो हैं, जिनको 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक 1 एकड़ में पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, वो किसान भाई ध्यान रखें, सब्जी लगाने के 1 महीना पहले
अगर 1 महीना पहले ये जीवामृत आप अपनी सब्जी में के वाले खेत में डाल देते हैं 1 महीना पहले, तो आपके खेत में कोई भी भूमि जनित बीमारी नहीं लगेगी। इसके बाद फिर भी मैं कहता हूँ एक संजीवनी खाद है, जो 30 किलो नीम की पत्ती, 30 किलो गोबर और 3 किलो गुड़ और 70 लीटर पानी, यानी संजीवनी जब बनाएंगे तो एक ड्रम में 30 किलो नीम की पत्तियों को क्रश करके डालेंगे, 30 किलो ताज़ा गोबर डालेंगे, 3 किलो गुड़ डालेंगे और 70-80 लीटर पानी भर देंगे, धूप में रखेंगे। जीवामृत के ड्रम को हमेशा छाया में रखेंगे और संजीवनी खाद के ड्रम को हमेशा धूप में रखेंगे। 12-15 दिन में, ठंड के सीज़न में 12-15 दिन में संजीवनी बन जाती है, गर्मियों में 6 से 8 दिन में बन जाती है। जब संजीवनी बन जाए तो बगल में एक ड्रम रखना है। 1 एकड़ का नुस्खा बता रहा हूँ, ये जो मैंने 30 किलो गोबर, 30 किलो नीम की पत्ती, 3 किलो गुड़, 70 लीटर पानी बताया, ये 1 एकड़ में सब्जी फल फसलों के लिए 3 स्प्रे के लिए। तो जब पहला स्प्रे करने जाएंगे तो इसके जो संजीवनी खाद का ड्रम है, बगल में एक ड्रम रखेंगे, 150 लीटर पानी भरेंगे और इससे 1/3 मटेरियल डंडे से चला करके 1/3 मटेरियल इस वाले ड्रम में डाल देंगे, डंडे से हिला देंगे, 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे, तो जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो सब नीचे सेटल्ड हो जाएंगे। 5% 6% कुछ पार्टिकल सस्पेंस में रहेंगे, तो मग्गे से छान करके सीधे फसलों में स्प्रे मार देना है। पानी में मिला चुका पानी नहीं मिलाना है। चिकनी पत्ती की अगर फसल है जिसकी पत्तियां शार्प हैं, तो वो टंकी मशीन में जो 14 लीटर की भरते हैं उसमें 25 ग्राम गुड़ घोल लेंगे या 5 ग्राम निरमा घोल लेंगे, ताकि ये मटेरियल संजीवनी का पत्ती में स्टिक कर जाए। इससे क्या होता है, फूल आना, फल आना, फल का ड्रॉप ना होना, यानी कि बाजार में सब्जी वाले और फल वाले किसान जिब्रेलिक एसिड, ओलिक एसिड, पल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, नाना प्रकार के ग्रोथ प्रमोटर सब खरीद रहे हैं। ये संजीवनी खाद अगर आप स्प्रे करेंगे तो किसी भी प्रकार का बाजार से निवेश नहीं लाना पड़ेगा। और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, किसान इतना समझदार हो जाए धरती की उर्वरता के प्रति, धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी के प्रति, कि जैसे मैं जागरूक हो जाता हूँ तो मुझे बाजार से 1 रुपए का निवेश लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फसलों की पैदावार घटती नहीं है, लागत लगती नहीं है, और जो उपज है वो खा करके कोई बीमार नहीं होता है। अगर आज हम इतना काम मिल करके सोच लेंगे देश का हर किसान, तो जो लोग आप पर कारोबार कर रहे थे, जो आपको लूट रहे थे, ठग रहे थे, उनकी दुकानों में कल ताले लग जाएंगे। और मैं देश के उन किसानों को कहता हूं जो मुझको फॉलो करते हैं, मित्र, ये मैं बोलता हूं, मेरे जीवन के लिए बहुत सारे चैलेंज हैं, बहुत सारे खतरे हैं, मैं खतरा मोल लेता हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। मैं चाहता हूं कि देश का किसान जल्दी से जल्दी इस विषय को समझे और 14 करोड़ किसानों तक ये बात पहुंच जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां बच जाएं। हम लोगों को क्या, मृत्यु तो यहाँ मरना तो सबको है ही है, आज मरे या कल मरे। आपका और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। तो ठीक है सर, मैं ये मेरे पास जो 10 एकड़ खेत है, इसमें जीवामृत और संजीवनी खाद आपका मैं सब्जी में वापरूंगा पूरा, और वो सब्जियां मैं उसका मार्केटिंग करूंगा और आपसे कांटेक्ट में रहूंगा। इससे फार्मर का बहुत फायदा होगा, रासायनिक यानी प्राकृतिक खेती होगी। अब आपको एक ही अनुरोध है, जब आप यहाँ से ले जा रहे हो तो उस इलाके में, आपके ज़िले में, महाराष्ट्र में आपके एडजॉइनिंग जो 5-6 ज़िले होंगे, जब उस ज़िले का कोई किसान फ़ोन करेगा कि सर हमको जीवामृत लेने आना तो है, मेरा नंबर तो उसको देना है भाई। झांसी आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, विजय जी के पास चले जाइए, हाँ। अकोला में हमारे से मिलेगा और वहाँ से मिले लीजिए। हाँ, मेरा कांटेक्ट तो नंबर देता हूँ। बातें मैंने आपको बताई, इतनी बातें बता के हाँ, उसको जीवामृत दे दिया। बिल्कुल पक्का ठीक है सर, ना? पक्का। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।